नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्यारे इस चैनल ज्ञान विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं गौरव सर। आपको देखो, आज क्लास 12 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कराने चल रहे हैं। इसको आप अच्छे से समझना, क्योंकि ये देखा जाएगा तो ये थियरी में ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये आपको देकर ही जाएगा, आपको 5 नंबर, अगर आप अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं तो। ये अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि चित्र द्वारा समझाइए। मतलब आपको क्या पता करना है, बताना है आपको। ये बोला है कि प्रत्यावर्ती धारा, क्या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि चित्र द्वारा समझाना है। आपको क्या करना है, चित्र द्वारा समझाना है, इसको करना है। तो आप कैसे चित्र द्वारा इसको समझाओगे? तो देखो, सबसे पहले ये बोला है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित क्या होता है। तो देखो, मैंने लिखा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित एक ऐसा साधन है। मैं जैसे समझा रहा हूं, आप ऐसे इसको समझिएगा। मैं इसको यही क्लास में आपको याद करा दूंगा। आप पहले समझ लेना, उसके बाद आप इसको क्या करना, नोट में, अपने नोटबुक में लिख लेना रिवाइज करने के लिए। देखो, मैं क्या बोला कि प्रत्यावर्ती, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित होता क्या है। ठीक। तो आप क्या बोलोगे, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा साधन है, एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मैंने क्या बोला, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक। मैंने क्या बोला, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये हो गया। प्रत्यावर्ती धारा जनित एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपको याद हो गया होगा। ठीक। अब आ जाओ आगे। बोला है कि सिद्धांत, इसका सिद्धांत पूछता है कि देखो, इसमें बोला ना प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत तथा कार्यविधि, ये सब बताना है। तो सिद्धांत तो आप याद कर लो। प्रत्यावर्ती जो धारा जनित्र होता है, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बच्चों, ये याद होना चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण आपको पता भी होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण मैंने बताया भी था। तो देख लो, इसमें लिखा भी है कि जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है, जिस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। समझ में आया? मैंने क्या बोला, सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत बताओ क्या होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप बोलोगे सर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। अब जैसे कोई पूछे कि, मतलब ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये कहीं और आपसे पूछ लिया जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा बहने लगती है, जिस घटना को क्या बोला जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आप बोलोगे सर, इतना आप छोटा सा चित्र बनाए हो इसका। तो छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा डायग्राम बनाया गया है। तो बस ऐसे आपको दिखा दिया गया है। आप पूरा में, जैसे आपको जैसे पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो आप एक ही बार चित्र बनाना। ठीक। अब आगे चलो, आगे सिद्धांत मैंने बता दिया ना, अब आगे चलते हैं। आगे देखो रचना, अब रचना इसका देखो, रचना आपको अच्छे से बनाया गया है। तो देखो क्या हो रहा है, रचना अब इसका किया जाता है। रचना में क्या क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो इसे पूछा जाए कि प्रत्यावर्ती धारा जनित जो होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित जो होता है, इसमें बताओ आप कि इसमें कौन कौन होता है। तो देखते जरा, प्रत्यावर्ती धारा जनित में सबसे पहला भाग क्या होता है, शक्तिशाली एक चुंबक होते हैं दो। क्या होते हैं? शक्तिशाली चुंबक होता है, शक्तिशाली चुंबक। आप बोलोगे कहां पर है? देखो, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसके शक्तिशाली चुंबक मतलब यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव एन और एस होते हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो बताओ बच्चों, कहां पर है? देखो, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित है। ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित, यही है। ठीक। क्या है? प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती
धारा जनित, ये मैंने चित्र बनाया है, ठीक। देखो, तो प्रत्यावर्ती धारा जनित में ये क्या है बच्चों, ये है आपका मैग्नेट, चुंबक, यही है, ये क्या है आपका चुंबक है, ये चुंबक। अच्छा, तो ये भी चुंबक है, ये दोनों चुंबक है, ठीक, ये दोनों चुंबक है। अच्छा बच्चों ये बताओ, तो इसमें क्या है, ये देखो ये नॉर्थ पोल है, इसको बोला जाता है उत्तरी ध्रुव, इसको क्या बोला जाएगा, ये इसको बोला जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव होगा, ये क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक। ये उत्तरी ध्रुव होगा, ये दक्षिणी ध्रुव होगा। अब देखो, जब उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा, इतना पता हो गया ना, जो दो चुंबक होते हैं मतलब शक्तिशाली, मतलब रचना में जैसे, मतलब आपको बताना पड़ेगा ना प्रत्यावर्ती धारा जिसमें कौन कौन होता है। तो बताओगे सबसे पहले कि इसमें दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। आगे चलो, मतलब यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है, मतलब इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चलो आगे चलो। इसके आगे देखो है आर्मेचर, क्या है आर्मेचर। तो आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर बच्चों ये देखो, ये जो कुंडली टाइप में है ना, ए बी सी डी करके है ना, ये देखो जिस पर मैं पेन चलाने चल रहा हूँ, आप देखने की कोशिश करना। देखो जो ये है, ए है, ए, ये जो कुंडली है, ये देखो ये ही है आपका आर्मेचर, क्या है, ये है आपका आर्मेचर, ठीक बच्चों, ये है, ये है आपका। यही है आपका आर्मेचर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, बोला है यह एक आयताकार कुंडली एबीसीडी होती है, एबीसीडी होती है, ए बी सी डी दिख रहा होगा चित्र में, एबीसीडी होती है, जो तांबे के तार, जो तांबे के तार को क्रोड पर लपेट कर बनाई जाती है। मतलब क्या होता है बच्चों, इसको क्रोड पर तांबे के तार को इस पे लपेटा जाता है और उससे बनाया जाता है। यह चुंबक के बीच घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ये हमेशा जाने रखना कि ये पहली बात तो क्या होता है, यह आयताकार कुंडली एबीसीडी है होती है, जो तांबे के तार को क्रोड पर लपेट कर बनाया जाता है। किस पर लपेट कर बनाया जाता है, क्रोड पर। किसकी होती है, आयताकार कुंडली होती है, हमेशा जान लें कि आर्मेचर किससे बनी होती है, तांबे के तार से बना हुआ होता है, आयताकार कुंडली होती है, और यह दोनों चुंबकों के बीच में घूमने के लिए क्या होती है बच्चों, स्वतंत्र होती है। याद हो गया, आर्मेचर, आर्मेचर याद हो गया ना, शक्तिशाली चुंबक। मैंने क्या होता है रचना में, मैंने क्या क्या होता है, तो मतलब इसमें दो चीज बता दिया हूँ, एक शक्तिशाली चुंबक होता है, दूसरा आर्मेचर होता है। आर्मेचर क्या होता है, एक आयताकार एबीसीडी कुंडली होती है, आयताकार कुंडली होती है, जो क्रोड पर, जो तांबे के तार को क्रोड पर लपेट कर बनाई गई होती है। और बच्चों बताओ क्या होता है, तथा यह दोनों चुंबकों के बीच में, या तथा चुंबक के बीच में क्या करता है, ये घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इतना पता हो गया ना, बहुत अच्छा। अगर इतना पता हो गया तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अच्छे से आप नोट्स बना लेना बस, ठीक। अब आगे देखो, मैंने दो चीज बताया, अब आगे देखो तीसरा। तीसरा क्या बताया, एक होता है भाई सर्पी वलय तथा ब्रूस, सर्पी वलय तथा ब्रूस होता है। तो देखो ये क्या बताओ, ये क्या है, ये तो आप बोलोगे सर ये चुंबक है। आप क्या बोलोगे कि ये तो सर आपने बताया कि ये चुंबक है, चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, और ये चुंबक का क्या है, चुंबक का क्या है, ये साउथ पोल है, मीन्स दक्षिण ध्रुव है। अच्छा ये हो गया। अच्छा तो ये क्या है, ये आपका आर्मेचर है, क्या है ये, आर्मेचर हो गया, आर्मेचर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये सर्पी वाला क्या होता है, तो सर्पी वाला कुंडली के दोनों सिरों, तो कुंडली के दोनों सिरों, दोनों सिरे, देखो कुंडली के, ये जो कुंडली है, ये जो आर्मेचर है, कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं, जिन्हें सर्पी कहते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, यहाँ पर देखो ये जो कुंडली है, कुंडली आई है, ये कुंडली है, यहाँ पर ये आई है, आई। पहले देखो इसका पहला सिरा बताओ किस वाले, किससे जुड़ा हुआ है, पहला वाला सिरा इस वाले से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। आप देखो पहले बताओ हमको, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुंडली के दोनों, जिसमें लिखा है ना कि कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं बच्चों, दो अलग अलग धातु के छल्लों से हैं जुड़े होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें सर्पी या वलय कहते हैं। तो इसका एक कुंडली का एक सिरा यहाँ पर आ गया, और कुंडली का एक दूसरा सिरा आप देख नहीं रहा होगा क्योंकि ये चित्र में अच्छे से नहीं बना है। ये दूसरा सिरा अंदर से जाकर इससे जुड़ा है हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे सर्पी, क्या कहलाएंगे, सर्पी वाले, क्या कहलाएंगे, सर्पी वाले। इसको अच्छे से मिटाओ, मैं क्या बोला, सर्पी वाले क्या है, तो सर्पी वाले ये है, सर्पी वाले क्या है बच्चों, ये है सर्पी वाले, ये। और ये दूसरा सर्पी वाले हो गया, क्या हो गया, ये सर्पी वाला है, सर्पी वाला।
ठीक, तो सर्पी वलय क्या होता है, कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं। कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं, जिन्हें सर्पीय वलय कहते हैं। कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं, जिन्हें सर्पीय वलय कहते हैं। मैं आपको क्लास में ही याद करा रहा हूँ, ठीक, सर्पीय वलय कहते हैं। अच्छा देखो, ये तो सर्पीय वलय हो गया। अब ब्रुश किसे कहेंगे, तो जो ये वलय के बगल में हो उसी को ब्रुश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जो वलय के बगल में होता है इसी को ब्रुश बोला जाता है। तो ये क्या है, आपका ब्रुश हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये ब्रुश हो गया। ठीक, तो देखो क्या बोला, सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो पंक्तियों को स्पर्श करते हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं। अच्छा तो ये जो सर्पी वलय होता है यह तांबे के बनी। अच्छा तो ये जो ब्रश होता है ना, ये ब्रश ये किससे बना होता है, तांबे का बना होता है, हमेशा याद रखना। ये जो सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो पंक्तियों को स्पर्श करते रहते हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं। सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो अलग अलग पंक्तियों को स्पर्श करते रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों, ब्रुश कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ब्रुश हो गया, ब्रुश हो गया। ठीक, ये ब्रुश हो गया। इतना समझ में आया आपको, ये सर्पी वाला हो गया, ये सर्पी वाला हो गया, ये ब्रुश हो गया, ये क्या आर्मेचर हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका दो चुंबक हो गए। ये चुंबक के दो ध्रुव हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इतना समझ में आया। जब इतना समझ में आ गया तो आपको कुछ करने की बात ही नहीं है, आपको पूरा समझ में आ गया। अब इसको कार्यविधि इसका समझ लिया जाए बस, इसका कार्यविधि समझ लिया जाए बस। ठीक, तो कार्यविधि समझा जाता है। अच्छा तो मैंने जो बताया इसमें, इसका बताओ, इसका इसका नाम बताओ क्या है, इसका नाम। ये आप बोलोगे सर ये क्या है, ये ब्रुश है। क्या है बच्चों, ये आपका ब्रुश है, ये ब्रुश हो गया। तो ये भी ब्रुश हो गया, क्या हो गया, ये ब्रुश हो गया, ये ब्रुश हो गया। अच्छा बताओ बच्चों, ये ब्रुश हो गया, तो ये क्या है, ये तो आप बोलोगे सर ये तो है सर्पी वाला है। क्या है ये क्या है, सर्पी वाला है, सर्पी वाला है। ये आपकी ये सर्पी वाला है, ये सर्पी वाला है। ठीक बच्चों, ये सर्पी वाला है। तो ये क्या है, आर्मेचर, मैंने अभी बताया ही है, आर्मेचर है। ठीक, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। समझ में आया। अच्छा तो सर्पी वाला जो होता है, सर्पी वाले का जो ब्रुश होता है, ब्रुश किससे बना हुआ होता है, तांबे के बना होता है। अब इसके देखो, अब इसकी हम क्या पढ़ेंगे, अब इसकी हम पढ़ेंगे कार्यविधि। क्या पढ़ेंगे, कार्यविधि। तो कार्यविधि पहले आपको समझा देते हैं, बाद में आपको लिख भी देंगे। ठीक, तो कार्यविधि क्या होता है, तो कार्यविधि देखो क्या होता है कि देखो इसमें कितने ध्रुव हैं, दो ध्रुव है कि नहीं है। ये चुंबक है, शक्तिशाली जो चुंबक लगा हुआ है, इसमें दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव, ये दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो क्या लिखोगे कि जब चुंबक के ध्रुवों के बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है। अच्छा तो जब चुंबक के ध्रुवों के बीच ये जो आर्मेचर है, इसको जब घुमाया जाता है, ABCD जो है, इसको जब घुमाया जाता है, क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो इसकी भुजा जो AB है बच्चों, ये जो AB है, देख रहे हैं ना, जो भुजा AB है, ऊपर की, मतलब जो भुजा AB है, ये ऊपर की ओर क्या होती है, ये जाती है। अच्छा तो ऊपर की ओर जाने का मतलब क्या है, ऊपर की ओर मतलब ऐसे है, तो अभी आप समझने पे आओगे। ये मतलब ये उठेगा, ये AB क्या होगा, उठेगा, और जो CD है बच्चों, ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। अभी आपको 3D में भी समझाएंगे हम, आप समझ लो बस। देखो अभी आपको पूरा ना समझ में आ जाए तो बताना। जो AB होता है ये ऊपर की ओर जाता है, CD जो होता है बच्चों क्या होता है, नीचे की ओर जाता है। ठीक, नीचे की ओर जाता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काटने लगती हैं। तो इसमें जो देखो, अच्छा तो सुनो पहले, यहाँ पर नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और साउथ पोल पर आएंगी, ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी। और जब ये जो AB है ना बच्चा, AB है, AB जब उठेगा और CD जब नीचे जाएगा, तो ये क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होने लगेंगी, कटने लगेंगी। और जैसे कटने लगेंगी वैसे ही तो फिर जाके चुंबकीय फ्लक्स बनने लगेगा बच्चा। समझ रहे नहीं, तो क्या बोल लोगे कि AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर जाता है, जाते हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को क्या करता है, काटता है। इसके फलस्वरूप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, मतलब जब ऊपर की ओर जाएगा, CD नीचे की ओर जाएगा, तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो पहले बताओ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है।
ये बताओ सभी लोग, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है? तो बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ये होता है कि जब हम दाएं हाथ की अपनी तीन उंगलियां मतलब अंगुष्ठ, अंगूठा, तर्जनी तथा माध्यिका। अंगूठा, देखो आपको बता देते हैं, अंगूठा पहली बात तो क्या होना चाहिए कि अंगूठा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के साथ बता रहे हैं ना, तो अंगूठा, अंगूठा समझना अच्छे से, आप पूरा रटा के भेजेंगे आपको, देखो अंगूठा, अंगूठा, और दूसरा मैंने क्या बोला, तर्जनी, क्या होता है, तर्जनी, अंगूठा, तर्जनी, और तीसरा मैंने क्या बताया आपको, तीसरा बताया आपको माध्यमा। मध्यमा मतलब वही बीच वाली उंगली होती है मध्यमा। क्या होती है बच्चों, बीच वाली उंगली। तो मतलब क्या बोला कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या होता है कि जब हम अपने दाहिने हाथ की प्रथम तीन उंगलियों मतलब अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। क्या हो बच्चों, लंबवत हो। तब अंगूठा चालक की गति की दिशा, अंगूठा क्या बताएगा, चालक की गति की दिशा, चालक की गति, चालक की गति की दिशा, क्या बताएगा, चालक की गति की दिशा। तर्जनी क्या बताती है बच्चों, तर्जनी आपको बताती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्या उसकी बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मतलब अंगूठा चालक की गति की दिशा, चुंबकीय और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, तो जो मध्यमा होती है प्रेरित धारा की दिशा बताती है। क्या बताती है, प्रेरित धारा की दिशा बताती है, धारा की दिशा बताती है। आप बोलोगे सर इसको आप क्यों बता रहे हो, तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो प्रेरित धारा की दिशा आपको पता करना हो तो आप फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ये आपके पेपर में अलग से भी पूछ सकता है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम किसे कहते हैं। तो क्या बोलोगे, जब हम दाहिने अपने दाहिने हाथ की प्रथम तीन उंगली मीन्स अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों अंगुलियां परस्पर एक दूसरे के लंबवत हों, तो जो अंगूठा होगा वो चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगा। उस समय मध्यमा जो होगी, मध्यमा मतलब मध्य, जो माध्यिका मध्यमा मतलब होता है मिडल फिंगर, जो होगी वो क्या प्रदर्शित करेगी, वो आपकी प्रेरित धारा की दिशा प्रदर्शित करेगी। समझ में आया बच्चों, ये है। तो आप इसको आप नहीं लिखोगे, बस आप ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम इतना ही लिखोगे, बस आप इसको पूरा नहीं लिखोगे। ठीक, इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको समझ आया ना, हटाएंगे नहीं, बस ऐसे समझो। तो मैंने क्या बोला, फिर से एक बार बोल देते हैं। जब देखो अब फिर जाके एक बार क्या बोलते हैं, इसकी कार्यविधि को बताते हैं। जब चुंबक के ध्रुवों के बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है, जब चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच कुंडली को रखकर क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, तो जो ए बी होता है, ए बी ऊपर की ओर तथा ए बी ऊपर की ओर, ए बी ऊपर की ओर तथा सी डी क्या होता है बच्चों, सी डी नीचे की ओर क्या करता है, सी डी नीचे की ओर क्या होता है, चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होने लगती हैं, कटने लगती हैं। इसके फलस्वरूप फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, इसके फलस्वरूप क्या होता है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार। अच्छा, तो आप फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार क्या पता चलेगा, प्रेरित धारा की दिशा पता चलेगी। तो क्या लिखोगे, इसके फलस्वरूप फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार, अनुसार इन भुजाओं मतलब ए बी तथा सी डी के अनुदिश प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब ए बी की तरफ ऊपर की ओर मतलब ए बी तथा सी डी के अनुदिश क्या होने लगता है, प्रेरित धारा प्रवाहित तो होने लगती है। इस प्रकार कुंडली मतलब ए बी सी डी जो है कुंडली ए बी सी डी में क्या होने लगता है, एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब कुंडली का आधा चक्कर पूरा होने के बाद, मतलब बच्चों एक बार अगर ऊपर ए चला गया, मतलब ए बी ऊपर चला गया और सी डी क्या हो गया, नीचे चला गया, इसका मतलब होता है एक बार ए आधा चक्कर पूरा हो गया।
समझे कि नहीं? आधा चक्कर पूरा होने के बाद ए बी और सी डी क्रमशः अपनी स्थितियां बदल लेते हैं। मतलब ए बी जो इधर है वो क्या चला जाएगा, सी डी के पास चला जाएगा, और सी डी ए बी के पास चला जाता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे कि इस प्रकार एक चक्कर पूरा होने के बाद ए बी तथा सी डी अपनी क्रमशः अपनी अपनी स्थितियां बदल लेती हैं, जिससे प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाती है बच्चों, जैसे जैसे अगर इनकी स्थिति बदलेगी तो प्रेरित धारा की भी दिशा बदल जाती है। इतना आप लिखोगे, बस इतना इतना लिख लोगे, जिसे प्रत्यावर्ती धारा, जिसे क्या बोलोगे, इसी धारा को प्रत्यावर्ती, जो ये प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है इसी को क्या बोला जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोला जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। इतना ही आप लिखना है, बस इतना आप लिख दोगे आपकी कार्यविधि पूरी हो जाएगी। आप बोलोगे सर आप जो जो बोले एक बार में तो याद होगा नहीं, तो देखो मैंने आपके लिए लिखा भी है, देखो यहाँ पर ये देखो लिखा है, मैंने क्या लिखा है, जो मैंने बोला सब लिखा है कि जब चुंबक के ध्रुवों के बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है तो इसकी भुजा ए बी ऊपर की ओर तथा सीढ़ी नीचे की ओर जाते हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती हैं। इसके फलस्वरूप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में ए बी और सी डी के अनुदिश प्रेरित धाराएं प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार कुंडली में ए बी सी डी दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, मतलब यही बोल रहा है कि ए बी सी डी दिशा में प्रवाहित होती दिशा में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा 2 बार होती लिख दिया है हमने, होती है। ठीक, होती है। कुंडली का आधा चक्कर होने के बाद भुजा ए बी और सी डी क्रमशः अपनी स्थितियां बदल लेती हैं, जिससे प्रेरित धारा की दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसी धारा को क्या बोला जाता है बच्चों, प्रेरित मतलब प्रत्यावर्ती धारा। आप बोलोगे सर आप इतना समझाया लेकिन अभी भी उतना फील नहीं आया, तो देखो आपको फील कराते हैं, द फील, इतना आप लिख दोगे आपका पूरा नंबर मिलेगा। अब देखो फील कराते हैं, तो फील करने के लिए हम चलेंगे इस पर। तो देखो अभी जो मैंने आपको बताया, क्या बताया, देखो यहाँ पर अब आपको समझाते हैं, यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या समझाया कि देखो देखो जैसे मान लो ये कुंडली है, क्या है ये कुंडली, यहाँ पर देखो इसमें लिख तो नहीं पाएंगे लेकिन समझ लेना कि यहाँ पर मैंने क्या बनाया था बच्चों, यहाँ पर बनाया था ए, ये ए था, मतलब क्या था, ए था, और ये बी था, ये सी था, ये डी था। ऐसा था कि नहीं था? अच्छा तो मैंने क्या बोला, जब ये ऊपर की ओर जाने का मतलब देखो समझा लेना है। देखो ऊपर की ओर जाएगी, ये देखो ऊपर की ओर जा रही है, ये गई कि नहीं गई, देखो ऊपर की ओर जा रही, जब ये ऊपर की ओर जाएगी, और ये दूसरा वाला सीटा देखो, ये वाला समझने की कोशिश करना, पहले फिर से चलो देखो, ये रुको रुको रुको, यहाँ पर था। अब इसको जैसे इसको घुमाया जाएगा तो क्या होगा, घुमाया जाएगा, देखो ये गया। तो बच्चों देखो ये जब जाएगा तो यहाँ जैसे एक पूरा चक्कर होगा तो ये पहले धारा इधर जाएगी, फिर जाके देखो बदल जाएगी। और अच्छे समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो जब ये ऊपर जा रही है, फिर एक बार यहाँ पर पहुंच जा रहा है, तो यहाँ पर धारा इधर जा रही थी, फिर जाके देखो बदल गई ये। मतलब ये आधा चक्कर, मतलब एक चक्कर पूरा होने के बाद, क्या होता है, मतलब अपनी स्थिति जैसे मतलब बदलती है, वैसे प्रेरित धारा की दिशा क्या हो रही जाती है बच्चों, बदल जाती है। इसी को तो बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा, मतलब अपनी दिशा हमेशा बदलती रहती है। इतना समझे? देखो अभी मैंने आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र, देखो चुंबकीय क्षेत्र भी काटती है, देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कट रही है कि नहीं कट रही है, कुंडली से देखो कट रही है ना बच्चों। अभी बताया था ना कि जब ये ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कटती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कटती हैं। अभी आपको कार्यविधि में बताया था, समझे कि नहीं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, कटती है, जिसके फलस्वरूप जिसके प्रेरित धारा उत्पन्न होने लगती है। देखो ये कट रही है, अगर नहीं कटती तो फिर जाके नहीं होती, समझे? अब देखो ये, अब ये बात ये भी डिपेंड करता है कि कितना तेज ये कुंडली, जितना तेज कुंडली प्रवाहित मतलब जितने तेज कुंडली घूमेगी, ये आर्मेचर घूमेगा, उतनी तेज प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। देखो ये देखो कितना तेज उत्पन्न हो रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हमारी बात? देखो समझ में आ रहा है ना? देख लो अच्छे से, जो आपको समझाया अब इसको आपको मतलब प्रैक्टिकल फॉर्म में इसको आपको दिखा भी दिया 3D रूप में। ठीक बच्चों, समझ में आया होगा? बस इसको आप देखते रहना अच्छे से। अब आगे चलते हैं। तो देखो ये हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट हो गया तो आप इसके लिए एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट में एक बार अच्छे से बताइए कि आपको पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग, इस पे नहीं नेक्स्ट टॉपिक पे क्वेश्चन करते हैं। वो तो आपको समझा ही दिया मैंने, वो तो आपको समझा दिया बच्चों। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन उसको भूल जाओ, उस तो जो आपको याद ही हो गया होगा। इस पे चलो, तो इस पे चलोगे तो इस पे क्या होगा आपका। देखो इसमें क्या बोला है कि एक प्रिज्म कोण, ये क्वेश्चन देखो कई बार आया है, कई बार रिपीट भी करने का चांस है इसमें। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला है, बोला है कि एक प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का, क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कौशिक ए बाई टू है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपको बच्चों। तो क्या है, कौशिक ए बाई टू है। देखो मतलब क्या क्वेश्चन में बोला है, जो जो बोला है पहले से देखो समझे कुछ। ए प्रिज्म कोण मतलब एक क्या है, प्रिज्म कोण आपको दिया गया है, क्या है, प्रिज्म, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण बच्चों क्या है, प्रिज्म कोण है ए, क्या है, प्रिज्म कोण ए वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कितना है, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या है, यन है, क्या है, अब यन, यन बराबर बच्चों क्या है, कौशिक, कौशिक ए बाई टू है। अपवर्तनांक मतलब यन, यन का मान दिया है, अपवर्तनांक यन बराबर क्या दिया है, कौशिक ए बाई टू है। न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात करना है तो आपको अपवर्तनांक का फार्मूला पता होना चाहिए। अपवर्तनांक का फार्मूला होता है, क्या होता है, इधर लिखते हैं कि यन बराबर, यन बराबर क्या होता है बच्चों, यन बराबर होता है, ये सूत्र होता है, यन बराबर क्या होता है, यन बराबर होता है साइन, क्या होता है बच्चों, साइन ए प्लस में डेल यम, क्या होता है, साइन ए प्लस डेल यम बाई टू, क्या होता है, साइन ए प्लस डेल यम बाई टू, याद कर लेना, साइन ए प्लस डेल यम बाई टू अपान में होता है साइन ए बाई टू, क्या होता है, साइन ए बाई टू, ये होता है, ठीक। आप बोलोगे सर यहाँ पर ए क्या है, न्यूनतम विचलन, क्या है, प्रिज्म कोण है। डेल एम क्या है बच्चों, डेल एम, तो डेल एम यहाँ पर बता दे रहे हैं, डेल एम होता है न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, क्या होता है, न्यूनतम विचलन कोण होता है, ठीक है बच्चों, न्यूनतम विचलन कोण होता है। इसको किससे डिनोट करते हैं, डेल एम से डिनोट करते हैं, डेल एम से डिनोट करता है, ठीक। अब करो, अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो इसको सॉल्व करना तो हम सिखाते हैं आपको, डरना ही नहीं है, देखो। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन पे चलो। तो क्वेश्चन में यन दिया है, यन का मान देखो आपको गिवन है, यन का मान दिया गया है ना, तो क्या दिया गया है, यन का मान आपको दिया गया है, क्या दिया गया है कि यन का मान है, तो यह इसी पर रखना है। तो देखो लिखोगे यन के स्थान पर, देखो यहाँ पर यन है, यन का मान कौशिक ए बाई टू है, लिखोगे कौशिक, कौशिक ए बाई टू, कौशिक ए बाई टू इज इक्वल टू साइन, क्या लिखोगे, साइन, साइन, ठीक, साइन यहाँ पे लिखोगे ए प्लस में डेल यम अपान में टू, ऐसे लिख दोगे, अपान में। ये क्वेश्चन आप करके जाना, एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं, बस थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। साइन ए बाई टू, ये हो गया। अब देखो जो एक फार्मूला आप याद रख लेना, एक फार्मूला थोड़ा सा है, छोटा सा है, बस देखो बहुत छोटा सा है। क्या होता है कि कौशिक थीटा, कौशिक थीटा बराबर बच्चों होता है वन अपान साइन थीटा, क्या होता है, वन अपान साइन थीटा। साइन थीटा मतलब ए बाई टू है, तो कौशिक ए बाई टू को क्या ले सकते हो, वन अपान में साइन ए बाई टू, ठीक, ये हो गया। इज इक्वल तो साइन है ही, ये क्या दिया गया आपको, जो दिया है पूरा लिख दो। तो क्या दिया है, ए प्लस में डेलियम अपान में टू, यही है ना, अपान में साइन ए बाई टू। अच्छा देखो बच्चों, यहां से साइन ए बाई टू, साइन ए बाई टू ये आपका कट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। और जैसे ये कटेगा तो बचेगा क्या, वन बराबर बचेगा साइन ए प्लस डेलियम बाई टू, यही तो बचेगा, यही बचेगा भाई, यही बचेगा, यही बचेगा। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आगे देखो, तो क्या बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा बराबर साइन ए प्लस में डेल एम अपान में टू, ये बचेगा, ठीक, ये बचेगा। अच्छा देखो आपको पता होना चाहिए कि साइन
क्या होता है, साइन 90 डिग्री बराबर होता है बच्चों एक होता है। क्या होता है, साइन 90 डिग्री बराबर एक। तो एक के स्थान पर साइन 90 लिख सकते हो, तो यहाँ पर एक के स्थान पर क्या लिखोगे, साइन 90 डिग्री इज इक्वल साइन ए प्लस में डेल एम अपान में 2। अब देखो यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, तो कंपेरिजन करोगे तो साइन साइन हट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए प्लस में डेल एम अपान में 2 इज इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से a प्लस में डेल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 180 हो जाएगा। तो यहां से डेल एम बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। ये आपका आ गया फाइनल आंसर, मतलब यही ज्ञात करना था कि न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा, 180 माइनस ए होगा, 180 डिग्री माइनस ये होगा। ये आपका न्यूनतम विचलन कोण का मान आ गया। तो आपको समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया, ठीक, अच्छे से समझ में आया होगा। तो अच्छे समझ में आया होगा तो एक क्वेश्चन आप और देखा जाता है, ये क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन इसमें कैसे करना है आपको बताओ जी। इसको आप लोग कैसे करोगे, इसमें क्या बोला है कि एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग, इसको जल्दी से क्वेश्चन रीड करो, इसको सॉल्व करना है आपको। इसको जल्दी से रीड करो। क्या बोला है, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र बी वाई, बी वाई ये है, क्या है, बी वाई बराबर 8 × 10⁻⁶ साइन, देखो इतना बड़ा 2025 में आया है, मतलब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है ऐसे क्वेश्चन। तो इसको भी देखे रहो, नहीं तो वहां पर जाओगे डर जाओगे, और पेपर में आएगा आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसको कैसे करोगे, तो देखो आपको क्या है दिया गया है, तो एक समतल, क्या है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलित चुंबकीय क्षेत्र बी वाई 8 × 10⁻⁶ साइन, क्या है, साइन साइन 3 × 10⁻11 टी प्लस में 300 पाई एक्स टेस्ला द्वारा दिया जाता है। दोलित चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इतना बड़ा है और डरना थोड़ा भी नहीं है, हम तो समझाने के लिए हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे समझ लो, ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से निपटा दोगे। इसको चलो करते हैं इसको, ठीक। तो जो जो दिया होता है सबसे पहले आप उसको लिखते हैं, जो जो दिया होता है सबसे पहले आप उसको क्या करते हैं, लिखते हैं। तो चलो लिखा जाता है। तो पहले क्या दिया गया आपको, बी दिया है ना, बी वाई दिया है, तो दिया है, क्या दिया है बच्चों, दिया है आपको बी वाई इज इक्वल, ये आपको विद्युत चुंबकीय तरंग का चैप्टर है, ठीक, उसका क्वेश्चन है। तो देखो बी वाई का मान क्या दिया है, 8 × 10⁻⁶ फिर दिया है साइन, साइन यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में 3 × 10⁻11 टी प्लस में 300 पाई एक्स, ऐसे है, ठीक। यहाँ पर क्या दिया है, टेस्ला, क्या दिया है बच्चा, टेस्ला दिया है, टेस्ला, ठीक, टेस्ला दिया जाता है। तो दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र, देखो ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है, आपको किसका व्यंजक ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, मतलब आपको ई जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक। आप बोलोगे सर ई वाई नहीं ज्ञात की, ई वाई नहीं ई जेड, तो हाँ, तो ई जेड, ई ई जेड का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो कैसे निकालोगे, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए बच्चों, जैसे मान लो तीन तीन अक्ष होता है, एक होता है यक्स, एक होता है वाई, एक होता है जेड। तो जो ये वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष में जो चुंबकीय क्षेत्र गति करता है, और जेड अक्ष में कौन गति करता है, विद्युत क्षेत्र गति करता है। तो यक्स अक्ष में वैद्युत चुंबकीय तरंग गति करती है, समझेंगे नहीं, तो वाई अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र, जेड अक्ष पे विद्युत क्षेत्र, वाई तो एक्स अक्ष पे कौन गति करता है, तो कौन गति करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इसीलिए ई जेड का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो आगे चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो, तो ये आपको दिया गया है, ठीक। अच्छा बताओ, ये दिया गया है, लेकिन आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, नॉर्मल रूप में फार्मूला होता है बी वाई का, बी वाई का ये पता होना चाहिए। देखो ये तो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन ये होता है, क्या होता है, यहाँ पर दूसरे पेन से लिखते हैं,
क्या होता है बच्चों, बी वाई बराबर क्या होता है, बी वाई बराबर होता है बच्चों बी नाट, क्या होता है, बी नाट, याद होना जाना साइन, क्या होता है बी नाट साइन ओमेगा टी प्लस में, ओमेगा टी प्लस में के एक्स होता है, क्या होता है बच्चों साइन ओमेगा टी प्लस में के एक्स होता है। बी वाई बराबर क्या होता है, बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। यहां से आप थोड़ा तुलना करो, तो यहां से आप तुलना करोगे तो तुलना करो, तुलना करने पर जैसे आप तुलना करोगे तो आप बोलोगे सर बी नाट के स्थान पर तो इतना आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर भी साइन है, तो बी नाट के स्थान पर क्या हो जाएगा, बी नाट के स्थान पर आ जाएगा 8 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, और इसका मात्रक टेस्ला ही होगा, ठीक। तो ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अच्छा चलो ये तो हो गया, मात्रक भी लिख दो टेस्ला। अच्छा जब ये हो गया, अच्छा थोड़ा कंपेरिजन करो, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टी है तो यहाँ पर भी टी है, ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, तो ओमेगा का मान आपका आ जाएगा 3 × 10⁻11, क्या हो जाएगा बच्चों, 3 × 10⁻11। समझ में आ रहा है कि नहीं हमारी बात आपको, 3 × 10⁻11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसका मात्रक पहले बताओ क्या होता है, तो ओमेगा एक प्रकार आवृत्त होती है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हो जाएगा प्रति सेकंड, क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड, ये हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा का मान हमने निकाल लिया। अच्छा तो यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर भी यक्स है, तो के का मान निकल जाएगा, तो के का मान क्या हो जाएगा, के का मान हो जाएगा 300 पाई, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर यक्स तो यहाँ पर भी यक्स, और इसके बगल में 300 पाई तो यहाँ पर के, तो के का मान क्या हो जाएगा 300 पाई हो जाएगा, 300 पाई। इतना समझ आ रहा है कि नहीं हमारी बात आपको, समझ में आ रहा है ना भैया, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलो, तो यहां से अच्छा ही बताओ आप लोग हमको, जैसे आपको लेमडा एक होता है जिसको बोला जाता है तरंग दैर्घ्य, क्या बोला जाता है, तरंग दैर्घ्य आप आसानी से निकाल सकते हो, तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हो। अच्छा देखो इसको छोड़ो, पहले ये बताओ ई नाट का मान जैसे पूछा, तो ई नाट बराबर बच्चों ये फार्मूला जान लेना कि ई नाट बराबर होता है, ई नाट बराबर सी इंटू बी नाट होता है, क्या होता है बच्चों, ई नाट बराबर होता है सी इंटू बी नाट होता है, मैंने क्या बोला, ई नाट बराबर क्या होता है, सी इंटू बी नाट होता है, ठीक। तो ई नाट का मान निकालते हैं, तो ई नाट इज इक्वल, सी मतलब होता है प्रकाश की चाल, जिसका मतलब होता है 3 × 10⁸ होता है, क्या होता है 3 × 10⁸। बी नाट का मान देखो कितना आया है, 8 × 10⁻⁻6 आया कि नहीं आया, ठीक आया है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 से क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, 10⁸ में 10⁸ घटेगा तो क्या हो जाएगा 10⁸ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10⁸ अच्छा इसको सॉल्व करो, 10⁸ का मतलब होता है बच्चों, 10⁸ का मतलब होता है 100, क्या होता है 100, मतलब हो जाएगा 2400 ई नाट का मान क्या आ जाएगा 2400 आ जाएगा। इसका मात्रक तो आपको पता ही होता है, एक न्यूटन प्रति कूलम होता है, दूसरा क्या होता है वोल्ट प्रति क्या होता है बच्चों, वोल्ट प्रति मीटर होता है, क्या होता है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक इतना हो गया। अब चलो अब लास्ट में सब आपको मान निकल गया है, आप कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट आपको मान रख देना है, आपका आंसर हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो क्या लिखोगे, दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, देखो दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है ना, अरे बोलो भाई, वो दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक ना ये, तो देखो दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक यहाँ पे लिखते हैं, दोलित दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, तो देखो वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक, बच्चों दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक कैसे आप ज्ञात करोगे, तो ये होता है फार्मूला ई जेड बराबर क्या होता है ई नाट, क्या होता है ई नाट साइन साइन पूरा वही लिख दो जो क्वेश्चन में आपको दिया है, साइन ओमेगा टी प्लस में के एक्स होता है, क्या होता है के एक्स होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा ई नाट का मान है 2400, ये है ई नाट का मान क्या है 2400, तो यहाँ पर लिख दो 2400, फिर जाके साइन साइन हो जाएगा। अब फिर जाके पूरा यहाँ पर जो ओमेगा टी प्लस में के एक्स है पूरा लिख डालो, तो क्वेश्चन में जो दिया गया है साइन के बगल में जो है पूरा आप लिख डालो, वही आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻11 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300 क्या था 300 या ऐसे लिखो
300 था, 3 × 10⁻11 था, 3 × 10⁻11। टी प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में 300। अरे के का मान देखो यहाँ पर, के का मान कितना, 300 पाई है ना, तो 300 पाई लिखो, 300 पाई, 300 पाई। फिर जाके क्या लिख दो, 300 पाई यक्स लिख दो, यक्स लिख दो। लास्ट में मात्रक लिख दो, इजेड का मात्रक मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति में मीटर हो जाता है। ये आपका आंसर आ गया। आप बोलोगे सर कठिन था, तो कठिन नहीं है बच्चा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसको आप रिवाइज कर लेना, आपको देख लो पूरा है। ठीक, ये आपको अब 4 नंबर दिलाएगा। इतना अगर आपको पूरा समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, जो आप लोग ने अच्छे से समझा। ठीक।